मेरे प्रिय बच्चों मेरे प्रिय बच्चों मैंने आपको कल भूगोल का पार्ट 1 पढ़ाया था, जिसमें तारे। सभी बच्चों से मेरा सबसे पहले आज तो सुबह का गुड मॉर्निंग और आदाब, सत श्री अकाल। मेरे सभी बच्चों से कहना है कि पिछली कक्षा में पिछली बार भूगोल का पार्ट 1 पढ़ाया था, जिसमें मैंने तारा, पृथ्वी, उपग्रह, ग्रह और आकाशगंगा पुंज और ब्रह्मांड के बारे में मैंने बताया था। आज मैं भूगोल के पार्ट 2 में आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताऊंगा। यानी पार्ट 2 में आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आपको पृथ्वी में कौन सी किस परत में कहाँ क्या पाया जाता है, ऊपर वाली परत में क्या होता है, दूसरी वाली परत में क्या होता है, तीसरी वाली परत में क्या होता है, ये सब मैं आपको आज बताना चाहूँगा। इसलिए आपको ध्यान से इस क्लास को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि आपको पृथ्वी के बारे में जानकारी रहना चाहिए। क्योंकि आप पृथ्वी पर रहते हैं, तो पृथ्वी पर जहाँ पर रहते हैं तो वहाँ की जानकारी आपको अवश्य होना चाहिए कि पृथ्वी में होता क्या क्या है। तो मेरे प्रिय बच्चों, सबसे पहले आपको क्या देखना है? सबसे पहले आपको देखना है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या होती है। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना होती है वो 3 भागों में क्या होती है? विभाजित होती है। हमारी जो पृथ्वी है अंदर से 3 परतों में क्या है? विभाजित है। पहली परत भूपर पट्टी या भूतल भी कहते हैं, और इसे अंग्रेजी में क्रस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपटल भी कहते हैं पहली परत को, भूपर पट्टी या क्रस्ट कहते हैं। दूसरी वाली जो परत होती है भूपटल के बाद, वो होती है मेंटल या प्रवार होती है। क्या होती है? मेंटल या प्रवार होती है। तीसरी वाली परत क्या होती है? तीसरी वाली परत को हम क्रोड या कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? तीसरी वाली परत को क्रोड या कोर कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो अब इसके बाद भूपर पट्टी के भी क्या होते हैं? 2 भाग होते हैं। ठीक है। जो भूपर पट्टी होती है वो भी 2 भागों में विभाजित होती है। कौन कौन से भागों में विभाजित होती है? 2 भागों में विभाजित होती है। वे 2 भाग कौन कौन से हैं? वे 2 भाग हैं आपके ऊपरी भूपर पट्टी और निचली भूपर पट्टी। ऊपर भूपर पट्टी को हम, ऊपर जो भूपर पट्टी होती है उसमें क्षारीय तत्व पाए जाते हैं। कैसे तत्व पाए जाते हैं? क्षारीय। और जो निचली भूपर पट्टी होती है उसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं? अम्लीय। कौन से तत्व पाए जाते हैं? अम्लीय पाए जाते हैं। उसके बाद मेंटल के भी 2 भाग होते हैं। कौन सा? ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। कौन 2 भाग होते हैं? ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल 2 भाग होते हैं। ठीक, समझ में आया? तो 2 भाग होते हैं। इसके बाद ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल होगा। इसके बाद तीसरी परत होती है क्रोड। क्या होती है? क्रोड होती है। ये भी क्रोड भी 2 भागों में विभाजित होती है। कौन सी भागों में? 2 भागों में विभाजित होती है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। यानी आप कह सकते हैं कि पृथ्वी 3 भागों में विभाजित है। पहली भूपर पट्टी, दूसरी आपकी है प्रवार या मेंटल, और तीसरी है आपकी क्रोड यानी कोर। अगर इनके भी भागों में विभाजित किया जाए तो पृथ्वी का आप आराम से वर्गीकरण कर सकते हैं कि पृथ्वी में कहाँ क्या पाया जाता है। तो हम आपको सबसे पहले यही बताना चाहेंगे कि सबसे पहले कहाँ क्या पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो आपको बताना है कि कब, कैसे, कहाँ। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना का अध्ययन ज्वालामुखी भूकंपों के आधार पर किया गया। क्या किया गया? जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना हमको पता करना है अंदर की, वो किसके द्वारा पता किया गया? ज्वालामुखी भूकंपों के आधार पर किया गया। जबकि प्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से ज्वालामुखी भूकंपों के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का क्या किया गया? संरचना का अध्ययन किया गया।
उसके बाद जबकि प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो मानव ने 7 से 8 किलोमीटर गहराई का अध्ययन किया है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रति 32 मीटर गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस औसत गति से तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। साथ ही साथ दाब, ताप और घनत्व में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 सेंटीमीटर पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक, और सौर मंडल यानी जो आपका जो सौर परिवार है, पूरा जो आपका सौर मंडल है, मतलब पूरा सौर परिवार है, अगर इन सभी ग्रहों में देखा जाए, जो 8 ग्रह हैं आपको प्लूटो को छोड़कर जितने भी आपके ये ग्रह हैं, सबसे कम अगर घनत्व किसका है, मैंने आपको पिछली क्लास की भूगोल के पार्ट 1 में बताया था कि सबसे कम घनत्व आपका शनि का है। जो शनि ग्रह है उसका सबसे कम घनत्व, उसका घनत्व कितना है, 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि पानी के घनत्व से भी कम है। इसलिए हम शनि को तैरता हुआ क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, तो एकमात्र ग्रह है जो तैरता हुआ होता है, जो है शनि। ठीक, अब आपको सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को, मैंने आपको बता दिया है कि 3 भागों में क्या किया है, विभाजित किया है। ठीक, 3 भागों में क्या किया है, विभाजित किया है। ठीक, अब सबसे पहले आपको ये देखना है, क्या देखना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि 3 भागों में विभाजित किया, भूपर पट्टी, मेटल और क्रोम। ठीक है, जो भूपर पट्टी, ऊपर की जो लेयर होती है पृथ्वी की, उसमें एल्यूमिनियम और सिलिकॉन होता है, जिसको हम सियाल कहते हैं। दूसरा जो मेंटल होता है, उसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है, जिसको हम सीमा कहते हैं। तीसरी जो क्रोड होती है, उसमें निकेल और आयरन पाया जाता है, जिसको हम नीफिल के नाम से जानते हैं। ठीक, नीफिल के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। देखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अगर हमको पता लगाना है तो 3 विधियों के द्वारा पता लगाया जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं कि पृथ्वी की खुदाई करके, अगर मानव पृथ्वी की खुदाई करेगा तो केवल 7 से 8 किलोमीटर खुदाई करके पता कर सकता है। ये किसमें आता है, पृथ्वी की खुदाई करके ये भूपर पट्टी में आता है। आप नीचे तक तो खुदाई कर नहीं सकते, केवल 7 से 8 किलोमीटर तक। आज तक वर्तमान में आज तक की जो स्थिति है, केवल वैज्ञानिकों के द्वारा यही बताया गया है कि मानव ने केवल 7 से 8 किलोमीटर तक पृथ्वी की खुदाई की है और खुदाई करके ही ऊपर की भूपर पट्टी का पता लगाया है। केवल पृथ्वी की क्या खुदाई करके 7 से 8 किलोमीटर ऊपर की भूपर पट्टी का बताया है। इसके बाद यदि हमें और ज़्यादा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का और गहन अध्ययन करना है तो ज्वालामुखी भूकंपों के द्वारा इनकी मारक क्षमता कितनी होती है, ज्वालामुखी भूकंपों के द्वारा इनकी मारक क्षमता होती है 200 से 700 किलोमीटर तक। यानी पृथ्वी के अंदर अगर ज्वालामुखी उद्गार होता है तो ये 200 से 700 किलोमीटर की गहराई तक का पता लगा सकता है कि ज्वालामुखी 200 से 700 किलोमीटर के अंदर इसमें कौन कौन से तत्व उपस्थित है। इसके बाद सबसे लास्ट होता है आपका तीसरा, अगर 700 किलोमीटर से ऊपर की रेंज का आपको पता करना है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का, तो आप भूकंपीय तरंगों के द्वारा कर सकते हैं। भूकंपीय तरंगें भी कितनी होती हैं, 2 प्रकार की हो जाती हैं। एक तो प्राथमिक होती है और द्वितीयक होती है, जिसको हम प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं, जिसमें अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक, और इनको हम अगर देखा जाए कि प्राथमिक वेव्स कौन सी होती है तो उनको अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं। प्राथमिक वेव्स को क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगें, और द्वितीय तरंगों को क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगें। प्राथमिक तरंगों की मारक क्षमता होती है वो होती है आपकी 13.7 किलोमीटर, किसमें, ठोस में। आप बिल्कुल एक बात ध्यान से सुने कि जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं वो ठोस, द्रव, गैस तीनों में चल सकती हैं। ध्यान दें, ये कह रहा हूँ जो प्राथमिक तरंगें होती हैं अर्थात अनुप्रस्थ जो तरंगें होती हैं वो ठोस, द्रव, गैस तीनों में चल सकती है। किसमें, ठोस, द्रव, गैस तीनों में चल सकती है। ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ठीक है, ये कितनी कौन सी तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, जिनको हम प्राइमरी वेव्स कहते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद दूसरी होती है आपकी अनुदैर्घ्य तरंग, जिसको हम द्वितीयक तरंग या सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। इसको S से प्रदर्शित करते हैं। ये केवल इनकी खासियत ये होती है कि जो अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं वो केवल और केवल ठोस में ही चलती हैं, केवल और
और केवल किसमें चलती हैं, ठोस में ही चलती हैं। इनकी जो मारक क्षमता होती है अनुदैर्घ्य तरंगों की ठोस में वो 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इनकी जो चाल होती है कितनी होती है, इसमें अनुदैर्घ्य तरंगों की जो ठोस में केवल चाल होती है 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि द्रव गैस में चलती नहीं तो उनमें इसकी कोई स्पीड नहीं होती है। इसके बाद आप देखें तो जो प्राइमरी वेव्स है इनकी मारक क्षमता कितनी ठोस में कितनी होती है, 13.7 किलोमीटर पर सेकंड होती है। यानी इनकी जो चाल होती गति होती है इसकी अनुप्रस्थ तरंगों की ठोस में 13.7 किलोमीटर पर सेकंड होती है। अनुप्रस्थ तरंगें ठोस द्रव गैस तीनों में चल सकती है। पर इन दोनों वेव्स का एक और औसत वेव्स होता है जिसको हम लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं, मतलब लंबवत तरंग बोलते हैं। ठीक, लंबवत तरंग बोलते हैं। अब सबसे पहले, अब ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी को हम इन 3 वर्गों के अलावा और भी कितने वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे सबसे ऊपरी वाली जो परत होती है ये आपको दिखाई दे रही होगी, जो आपकी सबसे ऊपरी वाली परत है, ये जो आपको हरे कलर की दिख रही है, ये आपकी भूगर्भपट्टी है। इसको आप भूगर्भपट्टी क्रस्ट या भूपटल कहते हैं। क्या कहते हैं, भूगर्भपट्टी क्रस्ट या भूपटल कहते हैं। जो आपको ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है, ये जो मैं बताना चाहूँगा, ये आपको जो दिख रही है लाइन ग्रीन कलर की, ये आपको क्या कहते हैं, भूगर्भपट्टी या भूपटल कहते हैं इसको। इसके बाद इधर से इधर तक का क्षेत्र, इधर से इधर तक का जो क्षेत्र है वो आपका मेटल का होता है। फिर मेटल जो आपका होता है इधर से लेके इधर तक जो होता है वो आपका पूरा मेंटल होता है, जिसको हम हिंदी में त्रिवार बोलते हैं। तो इसको भी इन्होंने 2 वर्गों में विभाजित किया वैज्ञानिकों ने। इन्होंने कहा कि इसको पहला वाला जो त्रिवार है, मेंटल है, उसको हमने ऊपरी मेंटल नाम दिया और उसके जस्ट नीचे वाले के नाम को हमने निचला मेंटल नाम दिया। इसके बाद इधर से इधर तक का जो क्षेत्र है वो है आपका क्रोड। क्या है आपका, क्रोड। लेकिन इसको भी, क्रोड को भी 2 भागों में विभाजित किया। ये आपका कर दिया बाह्य क्रोड और ये कर दिया गया आपका आंतरिक क्रोड। ये जो आपका है ये बाह्य क्रोड है, ये आपका आंतरिक क्रोड है, और ये आपका ऊपरी मेंटल है, और ये आपका निचला मेंटल है, और ये भूगर्भपट्टी है। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, अगर मैं इसे पूरी पृथ्वी से केवल तरबूज की तरह अगर इसको ऐसे काटना चाहूँ, इस प्रकार अगर चाक लगा दूँ, जैसे कि एकदम चाक लगाना हो और मैं इसको चाक लगा दूँ, तो चाक लगाने के बाद इसमें एक तरबूज कैसी कट के आई, तरबूज की तरह एक नोक कट के आएगी, जैसे चाकू है। ठीक, चाकू के द्वारा अगर आप जो तरबूज होता है, सुनने बच्चों ध्यान से, अगर तरबूज काटे तो तरबूज गोल होता है पृथ्वी की तरह। अगर आप जिस प्रकार तरबूज होता है उसी प्रकार पृथ्वी है। अगर आप तरबूज को ऐसे चाक लगाकर, इस प्रकार से चाक लगाकर इस प्रकार काटे और बीच से एक कली को क्या करें, बाहर निकाल लें, एक कली को बाहर निकाल के इस प्रकार से चाक लगाकर एक कली को बाहर निकाल ले, और उसके बारे में फिर में हम बताएं कि उसके अंदर क्या क्या है। तो हमने यही किया, पृथ्वी का इतना पार्ट लेके, कितना पार्ट लेके, इधर से इधर तक का पार्ट लेके, हमने इधर से लेके क्रोड तक का, यानी इस सेंटर तक का, यहाँ से लेके इस प्रकार हमने चाक लगाया, इस प्रकार चाक लगा के यहाँ हमने केंद्र ले लिया। तो देखो इतना चाक लगाया तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ट्रॉड भी आ जाएगी, जिसमें आंतरिक ट्रॉड भी होगी, बाह्य ट्रॉड भी होगी, त्रिवार यानी मेंटल जिसमें निचला मेंटल भी होगा, और कौन सा मेंटल होगा, ऊपरी मेंटल भी होगा, और आपकी भूगर्भपट्टी भी होगी। ठीक है, तो ये आपका मैंने इस प्रकार से एकदम तरबूज होता है, तरबूज की तरह मैंने इसमें चाक लगा के एक इस प्रकार इसको बाहर निकालकर मैंने इधर प्रदर्शित कर दिया। कहाँ कर दिए प्रदर्शित, यहाँ। मैंने पृथ्वी में चाक लगाया, क्या लगाया, पृथ्वी में चाक लगाया, और मैंने इस प्रकार पृथ्वी में चाक लगाकर इसको यहाँ बना दिया, यानी पृथ्वी में चाकू के द्वारा चाक लगाकर इसको खींच के मैंने इसको इधर दिखाया। अब मैं इसके बारे में बताऊंगा कि पृथ्वी के अंदर जो जो परतें होती हैं उनमें क्या क्या पाया जाता है। ये आपको ध्यान देना है कि जो हम पृथ्वी की ऊपरी वाली परत में रहते हैं, इसके जस्ट नीचे 7 से 8 किलोमीटर की गहराई पर क्या पाया जाता है, ठीक 35 किलोमीटर
किलोमीटर से 200 किलोमीटर के बीच क्या पाया जाता है, 200 से 700 किलोमीटर के बीच क्या पाया जाता है, 700 से 29 किलोमीटर की गहराई पर क्या पाया जाता है, और 2900 किलोमीटर से नीचे 5150 किलोमीटर की गहराई पर क्या पाया जाता है, और 5150 किलोमीटर की गहराई से 6371 किलोमीटर की गहराई पर कौन सा तत्व पाए जाते हैं, यह तरल अवस्था होती है या ठोस अवस्था होती है। इन सब के बारे में मैं आपको अभी बताना चाहूँगा। जैसे कि मैंने सबसे पहले पृथ्वी को इधर से काट करके इधर मैंने निकाल दिया, ठीक। तो इसमें देखो सबसे पहले पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है इसको हम भूपटल, भूपटल या क्रस्ट कहते हैं। इसको भी हमने दो भागों में बांटा है, इसमें ऊपरी भूपटल और निचली भूपटल। ऊपरी जो भूपटल है वो कैसी होती है, क्षारीय होती है। पृथ्वी की जो ऊपरी भूपटल है जहाँ पर आप रहते हैं इसकी थोड़ी ही गहराई पर क्षारीय तत्व होते हैं। कैसे तत्व होते हैं, क्षारीय तत्व होते हैं। और इसके जस्ट नीचे जैसी ऊपरी भूपटल खत्म होगी और निचली भूपटल शुरू होगी, वहां पर आपका अम्लीय तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। अम्लीय तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। कौन से तत्व पाए जाते हैं, अम्लीय तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। तो अम्लीय तत्व पाए जाते हैं, ये आपको विशेषकर ध्यान देना है, ठीक है। तो अम्लीय तत्व पाए जाते हैं और अम्लीय तत्व पाए जाते हैं। अब इसमें कौन कौन से, इसमें आपका जो ऊपर वाला पटल होता है इसमें सिलिकॉन होता है, और इसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है। क्या होता है, इसमें आपका सिलिकॉन हो गया और इसमें आपका एल्यूमिनियम, ठीक। यानी पृथ्वी की जो ऊपर वाली भूपटल होती है वो उसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम होता है। क्या होता है, सिलिकॉन होता है और एल्यूमिनियम। देखो ध्यान से, ए है, सिलिकॉन होता है और एल्यूमिनियम होता है। सिलिकॉन ऊपर वाली जो ऊपर पट्टी होती है क्षारीय, उसमें सिलिकॉन होता है, और नीचे वाली ऊपर पट्टी होती है एल्यूमिनियम। इस वाली ऊपर पट्टी को ऊपरी यानी दोनों ऊपर पट्टी को मिला करके इसको हम किस नाम से जानते हैं, सियान के नाम से जानते हैं। यानी ऊपर पट्टी को हम क्या कहते हैं, पृथ्वी की ऊपर ऊपर पट्टी में क्या पाया जाता है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है। इसलिए पृथ्वी की ऊपर पट्टी को हम सियान के नाम से भी जानते हैं या सियार भी कहते हैं। इसकी जो गहराई होती है वो पृथ्वी से जहाँ पर आप खड़े हैं यानी यहाँ से 35 किलोमीटर तक होती है। कितनी होती है, 35 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। यहाँ पर जब ऊपर देखा जाता है तो द्रव्यमान एकदम 0 होता है और वॉल्यूम 0.5% होता है और डेंसिटी यानी घनत्व 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब इसके बाद आता है आपका प्रवार यानी मेंटल। पहली वाली परत आपकी खत्म हो चुकी है, यानी जो ऊपर पट्टी है उसमें जो चीजें पाई जाती है वो हमने बताया आपको। अब उसके बाद दूसरी वाली परत शुरू होती है जिसको प्रवार या मेंटल कहते हैं। तो मेंटल को भी दो भागों में बांटा है। मैंने बताया था कि ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। ऊपर वाली मेंटल को हमने भी दो भागों में डिवाइड किया है इस प्रकार से, जिसमें पहला वाला जो भाग होता है जिसमें दुर्बलता मंडल पाया जाता है, जो जिसमें दुर्बलता मंडल होता है जिसको एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। ऊपरी वाला जो होता है मेटल उसको हम क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फीयर, जिसमें क्या क्या पाया जाता है, एल्यूमिनियम और जर्मेनियम और पोटेशियम पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है, जो दुर्बलता मंडल होता है। ध्यान से देखो बच्चों, जो ऊपर वाला दुर्बलता मंडल होता है उसमें क्या पाया जाता है, एल्यूमिनियम और क्या पाया जाता है, जर्मेनियम और पोटेशियम। अब इसके जस्ट आता है ऊपरी मेंटल, ठीक। अब देखो ध्यान से, आपको ये देखना है। अब आपका जो प्रवाह शुरू होता है वो कहाँ से कहाँ तक है, दुर्बलता जो मंडल है वो आपका है 35 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की गहराई तक। 35 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की गहराई तक क्या है आपका, दुर्बलता मंडल यानी एस्थेनोस्फीयर। क्या है आपका, एस्थेनोस्फीयर दुर्बलता मंडल, जो कि 35 से 200 किलोमीटर की गहराई पर है। इसमें भी क्या पाया जाता है, जर्मेनियम, एल्यूमिनियम और पोटेशियम, ठीक। इसके बाद आता है आपका कौन सा, ये हो जाता है। और आपका 200 किलोमीटर से 700 किलोमीटर
की जो परत होती है 35 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की परत में दुर्बलता मंडल होता है, फिर 200 किलोमीटर से 700 किलोमीटर की परत में क्या होता है, ऊपरी मेटल ही होता है। लेकिन ऊपरी मेटल के 200 किलोमीटर से ऊपर 35 किलोमीटर तक दुर्बलता मंडल होता है। लेकिन अगर पूरा कहा जाए कि ऊपरी मेटल कितना है तो आप क्या कहेंगे 35 किलोमीटर से 700 किलोमीटर की गहराई तक ऊपरी मेटल होता है। ठीक है, उसके बाद आप देखें 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक क्या होता है, निचला मेंटल होता है। कितना, 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर की गहराई तक निचला मेंटल होता है। इसमें आपका क्या क्या पाया जाता है, इसमें आपका पाया जाता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम। क्या पाया जाता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। इसलिए हम मेंटल वाली परत को सीमा के नाम से भी जानते हैं, अर्थात सीमा कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो मेंटल है, परिवार का जब द्रव्यमान कितना है, यहाँ पर द्रव्यमान धीरे धीरे क्या है, बढ़ रहा है। यानी कितना हो गया, क्योंकि जब पृथ्वी है जैसे जैसे नीचे जाओगे भार ऊपर है तो वजन बढ़ता जाएगा तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा। तो द्रव्यमान कितना है, 68% है। वॉल्यूम कितना बढ़ गया, 83% और डेंसिटी कितनी हो गई, 4.6 से 4.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गई है। ठीक, इतनी इसकी डेंसिटी हो गई है, मतलब घनत्व हो गया। ये द्रव्यमान 68% हो गया, आयतन 83% हो गया, घनत्व 4.6 से 4.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, तो भूपर पट्टी में कौन सी क्रस्ट पाई जाती है, भूपर पट्टी में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है, जिसको हम सियार के नाम से जानते हैं। और मेंटल में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। इसलिए बच्चों हम इसको सीमा के नाम से जानते हैं या सीमा भी कहते हैं। दूसरी वाली जो परत होती है परिवार, जिसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। इसके बाद होता है आपका, शुरू होता है क्रोड। क्रोड को भी वैज्ञानिकों ने 2 भागों में विभाजित किया है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। बाह्य जो क्रोड है वो 2900 किलोमीटर से शुरू होती है और 5150 किलोमीटर गहराई तक होती है। कहाँ से, 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर की गहराई तक होती है। इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं आपके, क्या पाए जाते हैं, इसको हम निकेल और आयरन पाए जाते हैं। निकेल और क्या पाया जाता है, आयरन। निकेल और आयरन पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है, निकेल और आयरन पाया जाता है। ठीक है, नीचे वाली परत में जो क्रोड है सबसे निचली, उसमें आपका बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड दोनों में क्या पाया जाता है, निकेल और आयरन पाया जाता है। ठीक है, अब आपको मैंने बताया है कि 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर की गहराई तक कौन सी पटल होती है, बाह्य क्रोड होती है। ठीक है, ये कैसी अवस्था है, ये यहाँ पर तरल अवस्था है। कैसी अवस्था है, इधर पर तरल, यानी यहाँ पर लिपलिपा पदार्थ मैग्मा टाइप का या पानी भी पाया जाता है। ठीक है, मैग्मा सुना होगा, जो जैसे अगर आप लोहे को पिघला दो तो एकदम लिपलिपा पदार्थ बन जाता है, और वो जिसे हम मैग्मा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर तरल अवस्था होती है। बाह्य क्रोड में क्या होता है, तरल अवस्था होती है। कैसी अवस्था होती है, तरल अवस्था होती है। कैसी अवस्था होती है, तरल अवस्था। यहाँ पर निकेल और आयरन पाया जाता है। इसके बाद होती है आपकी आंतरिक क्रोड। आंतरिक क्रोड की जो गहराई होती है वो 5150 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक होती है। यहीं पर इसका दूरी समाप्त हो जाती है। यहीं पर इसकी दूरी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यानी पृथ्वी की जो गहराई है वो 6371 किलोमीटर है, और आपकी आंतरिक क्रोड की जो गहराई है वो 5150 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर की गहराई तक होती है। यही यहाँ पर इसका केंद्र हो जाता है। और यहाँ पर निकेल और फेरस पाया जाता है, वो आयरन पाया जाता है। ठीक है, निकेल और आयरन पाया जाता है। देखो, इसकी जो बाह्य क्रोड है वो आपकी किससे, तरल अवस्था में होती है, और इसकी जो आंतरिक क्रोड है वो कैसी होती है, ठोस। कैसी होती है, ठोस, यानी सॉलिड होती है। यहाँ पर तरल अवस्था होता है, लेकिन यहाँ पर कैसी होती है, आंतरिक होती है ठोस अवस्था में। ठीक,
ठोस अवस्था में होती है। और इन दोनों बाहर क्रोड और आंतरिक क्रोड में क्या पाया जाता है, निकेल और आयरन। इसलिए इसको हम नीफे या नीफे के नाम से जानते हैं या इसको नीफे भी कहते हैं। ठीक, समझ में आया होगा। और यहाँ से 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर की गहराई तक का मास हो जाता है 32%। मास कितना बढ़ जाता है, 32%। आयतन कितना हो जाता है, 16.17%। और घनत्व कितना, घनत्व तो बराबर बढ़ता जा रहा है। घनत्व पहले कम था, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, घनत्व बढ़ता जा रहा है। तो घनत्व कितना हो जाता है, 12 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। कितना हो जाता है, 12 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये हो गया। इसके बाद आप देखें, ये आपको पूरा समझ में आ गया। इसको हम पहली वाली बात को हम क्या बोलते हैं, स्यार बोलते हैं, यानी भूपर पट्टी को हम स्यार बोलते हैं। और दूसरी वाली परत होती है, कौन सी परत होती है, दूसरी वाली परत होती है आपकी परिवार या मेंटल, जिसको हम सीमा के नाम से भी जानते हैं। और तीसरी परत होती है आपकी क्रोड, जिसको हम नीफे के नाम से जानते हैं या कहते हैं। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से समझने की बात, यहाँ पर देखो K लिखा है, यहाँ पर M लिखा है, ये R लिखा है, ये G लिखा और ये L लिखा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ऊपरी जो क्रस्ट भूपटल या भूपर पट्टी कहती है, कहाँ से कहाँ तक है, ये आपकी इधर तक है। 0 किलोमीटर से 35 किलोमीटर तक क्या होता है आपका क्रस्ट या भूपटल या भूपर पट्टी होती है। और 3500 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर की गहराई तक, 3500 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर की गहराई तक क्या होता है आपका मेटल, मतलब परिवार होता है। और 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर की गहराई तक क्या होता है, क्रोड होता है। ठीक, क्रोड होता है, जिसे कोर या क्रोड बोलते हैं, इसको परिवार या मेंटल बोलते हैं, इसको भूपर पट्टी या भूपर पटल बोलते हैं या क्रस्ट बोलते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर K लिखा है, इसको M लिखा है, R लिखा है, G लिखा है, L लिखा है। देखो K से M तक का जो क्षेत्र होता है, K से M तक का जो क्षेत्र होता है, मेरे कहने का मतलब ये है, K से M तक का जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम K। इतना जो क्षेत्र होता है इधर से इधर तक, K वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं, K से M तक के क्षेत्र को बोलते हैं कौन रोड और संबद्धा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बोलते हैं, K को बोलते हैं, K से M तक के क्षेत्र को बोलते हैं हम कौन रॉड और संबद्धता क्षेत्र बोलते हैं। और M से R तक के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, M से R तक के क्षेत्र को बोलते हैं मोह असंबद्धता क्षेत्र। क्या बोलते हैं, मोह असंबद्धता क्षेत्र बोलते हैं। R से G तक के क्षेत्र को हम रेपिड असंबद्धता क्षेत्र बोलते हैं। G से L तक के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, गुटेनबर्ग असंबद्धता क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, G से L तक के क्षेत्र को हम असंबद्धता क्षेत्र बोलते हैं। L से जस्ट नीचे पृथ्वी के केंद्र मतलब क्रोड तक के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, लेहमन असंबद्धता क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असंबद्धता क्षेत्र बोलते हैं, लेहमन असंबद्धता क्षेत्र बोलते हैं। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पृथ्वी की भूपटल है और जो आपकी परिवार यानी मेंटल है और आपकी जो क्रोड है, इसमें क्या होता है, कैसे कैसे हम पता करते हैं। भूकंपीय यानी मानव के द्वारा पृथ्वी की खुदाई करके कहाँ तक पता लगाया जा सकता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का, और ज्वालामुखी तरंगों के द्वारा कैसे पता किया जा सकता है। ठीक है, ज्वालामुखी तरंगों के द्वारा कैसे पता किया जा सकता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। और नंबर तीसरा होता है आपका भूकंपीय तरंगों के द्वारा। किसके द्वारा, भूकंपीय तरंगों के द्वारा। ठीक, भूकंपीय जो तरंगें होती हैं, भूकंपीय तरंगों के द्वारा हम कैसे पता करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखो, तो मानव के द्वारा पृथ्वी खोदी जाएगी तो पृथ्वी की खुदाई करके 6 से 8 किलोमीटर तक की जा सकती है। और ज्वालामुखी के द्वारा 200 किलोमीटर से 700 किलोमीटर की गहराई तक पता लगाया जा सकता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। और भूकंपीय तरंगों के द्वारा
आप पूरी पृथ्वी यानी ऊपर भूपटल से लेकर करोड़ तक की पृथ्वी यात्रा संख्या का पता लगाया जा सकता है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर हम कौन सी लॉन्जिट्यूडिनल क्या करते हैं, यहाँ से हम एक तरंग डालते हैं, कौन सी, लंबवत तरंग सीधी, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी से हम सीधी ऐसे तरंग डालते हैं। तो ये लॉन्जिट्यूडिनल मतलब लैटिट्यूड नहीं है, लॉन्जिट्यूडिनल मतलब लंबवत तरंग डालते हैं। जब लंबवत तरंग इधर जाती है ऊपर पट्टी को पार कर जाती है, ऊपर पट्टी को पार करने के बाद वो कहाँ पर जाती है, परिवार यानी मेंटल में जाती है। कहाँ जाती है, परिवार यानी मेंटल में जाती है। फिर वहीं से क्या करने लगती है वो, क्योंकि पहला तो ठोस है, पहला जो भूपटल है वो ठोस है, पहला वाला जो भूपटल है वो ठोस है, और ठोस है तो तुमको पता है कि अनुप्रस्थ तरंग है और अनुदैर्घ्य तरंग है, ठोस दोनों में चलती है। लेकिन अनुदैर्घ्य तरंग है आपकी ना तो द्रव में चलती है और ना गैस में चलती है, केवल कौन सी तरंगें चलती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें तीनों अवस्थाओं में चलती है, ठीक है। लेकिन अनुदैर्घ्य तरंग केवल एक ही अवस्था में चलती है, ठीक। इसलिए यहाँ से ध्यान देना, आपको बहुत ध्यान समझना है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर आपका जैसे ही किरण आएगी, क्योंकि पहली वाली पर तो ठोस है भूपटल, उसके बाद जैसे ही किरण आएगी फिर वो क्या करने लगेगी, तरंग बढ़ने लगेगी, परिवार क्षेत्र में बढ़ने लगेगी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे यहाँ आएगी तो यहाँ से वो तरंग क्या होगी, मुड़ जाएगी। पी तरंग यानी प्राथमिक तरंग ये है, सेकेंडरी तरंग ये है, यानी अनुप्रस्थ तरंग ये है और सेकेंडरी तरंग ये है। टी समय के बाद में कौन सी आ जाती है, सेकेंड, क्योंकि प्राथमिक तरंग बहुत जल्दी आती है, प्राथमिक तरंग बहुत जल्दी आती है, क्योंकि उसकी स्पीड कितनी होती है ठोस में, 13.7 किलोमीटर पर सेकंड होती है। और अनुदैर्घ्य तरंग मतलब सेकेंडरी तरंग की चाल कितनी होती है, उसकी चाल होती है कितनी, 6 से 7 किलोमीटर पर सेकंड होती है, इसलिए वो बाद में आती है, मान लो टी समय बाद आती है, और तो यहाँ पर आती है 103 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक, 103 डिग्री सेल्सियस, 103 डिग्री पर आती है। इसके बाद इधर भी जाएगी प्राथमिक सेकेंडरी, तो प्राथमिक पहले जाएगी, ठोस की स्पीड अनुप्रस्थ तरंग की ठोस की स्पीड ज़्यादा होती है 13.7, ठीक है, किलोमीटर पर सेकंड होती है, और सेकेंडरी की होती है कितनी, सेकेंडरी की होती है आपकी 6 से 7 किलोमीटर पर सेकंड होती है। इसके बाद जैसे ही तरंग इधर आएगी, कहाँ, इधर आएगी, कहाँ पर, करोड़ में। करोड़ की जो आपको पता है कि जो बाहर करोड़ है वो किस अवस्था में होती है, तरल अवस्था में होती है, किस अवस्था में होती है, तरल अवस्था में। और आपको पता होना चाहिए कि तरल अवस्था में होती है अगर बाहर करोड़, तो अनुप्रस्थ तरंग है तो जाएंगी तरल अवस्था में, अनुप्रस्थ तरंग है तो जाएंगी तरल अवस्था में, लेकिन इसमें नहीं जाएंगी, इसमें नहीं जाएंगी। अनुदैर्घ्य तरंग है, इसमें नहीं जाएंगी, अनुदैर्घ्य तरंग है आपकी इसमें नहीं जाएंगी, इसमें ध्यान देना, अनुदैर्घ्य तरंग है आपकी तरल अवस्था में नहीं जाएंगी। क्यों, क्योंकि वो केवल और केवल ठोस में चलती है, इसमें चलती है, केवल और केवल ठोस में चलती है, द्रव और गैस में नहीं चलती है। द्रव और गैस और ठोस तीनों में केवल अनुप्रस्थ तरंगें चलती हैं, जिसको हम प्राइमरी वेव्स या प्राथमिक तरंगें कहते हैं। समझ में आया। इसलिए यहाँ पर फिर कौन सी वेव आने लगेगी, प्राथमिक। देखो ये प्राथमिक आई, तरल अवस्था हुई, यो तरंग की, यानी लंब की ओर मुड़ गई, क्या करनी, लंब की ओर मुड़ी। तो देखो प्राथमिक तरंग ये पी आई है, ये आई है प्राथमिक तरंग, ये भी कैसी आई है, प्राथमिक तरंग। लेकिन यहाँ क्या सेकेंडरी तरंग आई, नहीं आई। क्यों, क्यों नहीं आई, क्योंकि ये तरल अवस्था में, और तरल में क्या होती है, सेकेंडरी वेव नहीं चलती है। और कितनी डिग्री सेल्सियस पे आई, 143 डिग्री पे आई, कितनी आई, 143 डिग्री पर ये आती है। इसके बाद फिर देखो आपकी जो प्राइमरी वेव्स आती है, तो लंब से जैसी निकलती है तरल में आती है तो एकदम क्या हो जाती है, सघन हो जाती है। और जैसे ही ठोस में आई कैसे हो जाती है, विरल, ठीक है, यानी लंब की ओर झुक जाती है। और जैसे ही ठोस में आती है तो लंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। कैसे हट जाती है, दूर हट जाती है। जब ये लंब से दूर हटेंगी तो ये अंदर आएंगे। अब जैसे ही आप तरल अवस्था में जाएंगे, तरल अवस्था से क्या होगी, नीचे झुकेंगी। कहाँ झुकेंगी, नीचे की ओर झुकेंगी। फिर तरल अवस्था आई तो लंब की ओर फिर से मुड़ जाएंगी, और उसके बाद फिर जैसे ठोस अवस्था आएगी तो बाहर की ओर मुड़ जाएंगी। कैसे हो जाएंगे, बाहर की ओर मुड़ जाएंगे एकदम। तो ये कौन सी है, प्राइमरी वेव्स, प्राइमरी वेव्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पी पी
पी प्राइमरी क्या तुम्हें इधर कहीं सेकेंडरी वेव्स दिख रही है? नहीं दिख रही है, तो केवल और केवल कौन सी आती है? प्राइमरी वेव्स आती है। बच्चों, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको समझ में जरूर आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर भेज सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको समझ में आया या नहीं आया। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर जो भी आपको समझ में नहीं आया आप लिखकर भेज सकते हैं कि सर हमको ये समझ में नहीं आया। मेरे प्रिय बच्चों, आप मुझे अपने भाई की तरह ही समझे। आपको जो भी समझ में नहीं आया इसमें हिचकने की कोई बात नहीं है। आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर बताएं कि ये चीज़ समझ में नहीं आई। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आके बात कर सकते हैं या फिर आपको मैं इस पूरे की PDF बना के आपकी व्हाट्सएप नंबर पर डाल दूँगा। ठीक है। इसके बाद अब मैं अगला भाग, ये तो भूगोल का पार्ट 2 था, भूगोल का पार्ट पहले पढ़ाया था, ये भूगोल का पार्ट दूसरा है। ठीक है, जिसमें हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा और इसका जो पहला पार्ट था जिसमें उपग्रह और तारा और आकाशगंगा पुंज और ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा है। तो मेरे बच्चों से यही निवेदन है कि आप बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें और जो भी समझ में ना आए आप जरूर पूछें मेरे कमेंट बॉक्स में। अगर मुझे किसी प्रकार की गलती दिखाई देती है, यदि आप मुझे कोई सीख देना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। जो भी समझ में ना आया जरूर देखें और जो भी ना आए दोबारा से आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बच्चों ने इसी प्रकार आप पढ़ते रहिएगा। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।